हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आरबी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं आरबीसी क्लास 10th मैथमेटिक्स, हमारा जो चैप्टर नंबर 12 चल रहा था। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, जो हमारी लाइव क्लास हुई थी उसमें हमने ये देखा था कि जो हमारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, जो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है 1 से लेकर 20 तक, वो सारे हम क्वेश्चन कर चुके थे। पीछे वाले लाइव क्लास को आप सभी ने बहुत ही भरपूर प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस लाइव क्लास में हम ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जिन प्रश्नों में अक्सर विद्यार्थियों की समस्या आती रहती है। इन सभी प्रश्नों को हम ऐसे तरीके से हल करेंगे कि आप कभी भी इन प्रश्नों को गलत करके नहीं आओगे। अगर आपने हमारा ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक आज आपने देख लिया तो ये वाले जो प्रश्न है वो आप कभी भी गलत नहीं करते हो, ये दावा है मेरा। तो देखिए, बिना टाइम खराब किए हम प्रश्न संख्या 21 से शुरुआत करेंगे। एक बात आपको पहले कहना चाहूंगा, आपने अगर हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं या फिर आप हमारा कोई भी अगर किसी भी चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो हमारे पास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम प्रश्न संख्या 21 की। प्रश्न संख्या 21 है हमारे पास में, यदि किसी वृत्त की दो समान जीवाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए, मैं साथ ही साथ डायग्राम भी बना देता हूं। प्रश्न में लिखा है एक वृत्त, ये मैंने कोई वृत्त बना दिया, कोई भी एक सर्किल है, किसी एक वृत्त की दो समान जीवाएं, ये मैंने एक जीवा बनाई, जीवा का कोई नाम होगा, नाम लिख देते हैं ए बी। एक दूसरी और जीवा है, ये रही दूसरी जीवा, इसका नाम है कुछ सी डी, ये दूसरी जीवा का नाम है सी डी, और ये है वृत्त का केंद्र ओ। दोनों बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। यहां तक हमारे पास लिखा हुआ है। देखिए, लिखा है एक वृत्त की दो समान जीवाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है, यहां प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना, सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के दो भाग, यानी कैसे, इस पहली जीवा ए बी का छोटे वाला भाग ए पी दूसरी जीवा सी डी के छोटे वाले भाग के बराबर होगा तथा इसका बड़ा भाग इसके बड़े भाग के बराबर होगा। हमें ये वाला भाग बताना है। ये ऐसा प्रश्न है, एकदम आसान भाषा में बोले तो। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या लिखना होता है, दिया गया है। क्या लिखना होता है, दिया गया है। ये सभी प्रश्न आपको किस प्रकार के लगते हैं, साथ ही साथ आप कमेंट में लिखकर जरूर बताते रहिए। तो देखिए, हमें जो दिया गया है उसमें हम क्या लिखते हैं, उसमें हम इस प्रकार से लिखा करते हैं कि एक वृत्त, एक सर्किल हमारे पास में दिया गया है जिसका जो सेंटर है, जिसका केंद्र है वो ओ दिया गया है। एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, ये हमने लिख दिया। ए बी व सी डी दो समान जीवाएं, ए बी व सी डी दो समान जीवाएं, दो जीवाएं हमारे पास में है, दोनों जीवाएं समान है। समान का मतलब जिनकी लंबाई समान है, दो समान जीवाएं बिंदु P पर, बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। दो समान जीवाएं बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। यहां तक हमने लिखा है, जो सारा का सारा मैटर हमें क्वेश्चन में दिया गया था। एक वृत्त है जिसका केंद्र हमारे पास में O दिया गया है और उसमें दो समान जीवाएं ए बी और सी डी है जो बिंदु P पर एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करती है। अब मुझे दूसरा स्टेप जो क्या लिखना होता है, उसमें लिखना होता है सिद्ध करना है। अब हम लिखते हैं दिया गया है। सेकंड स्टेप में क्या लिखा जाता है, सिद्ध करना है। दिया गया तो हमने लिख दिया। दूसरा स्टेप सिद्ध करना है। हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है वो देखिएगा, उस पर चर्चा करते हैं। इस प्रश्न में हमें यह सिद्ध करके बताना है कि इसके जो कर्मित भाग है, यानी बड़े वाला भाग बड़े वाले भाग के बराबर है, छोटे वाला भाग छोटे वाले भाग के बराबर है। जैसे कि हमें ये बताना ए से लेकर के पी तक की जो दूरी है, इसका छोटे वाला भाग इसके छोटे वाले भाग के बराबर है, यानी सी पी के बराबर है। ये पहला चीज। दूसरी चीज हमें यह भी बतानी है कि इसका बड़े वाला भाग बी पी, ये बी से लेकर के पी तक की दूरी वो डी से लेकर के पी तक की दूरी के बराबर होना चाहिए। ये दोनों चीजें हमें इसमें सिद्ध करके बतानी है। तो देखिए,
इतना काम हमने कर दिया। अब मैं काम करता हूँ एक कंस्ट्रक्शन, एक रचना लिखते हैं। इस प्रश्न में जो रचना लिखी जाएगी वो किस प्रकार की है वो थोड़ा समझिएगा। मुझे रचना में क्या काम करना है? रचना में पहला काम तो ये करना है, केंद्र O को बिंदु P से मिलाया। क्या काम किया हमने? केंद्र O को P से मिलाया, ये हमने पहला काम कर दिया। इसके अलावा दो काम और भी करने हैं। कौन से काम करेंगे? इस बिंदु O से यानी केंद्र O से दोनों जीवाओं पर हमें लंब डालना है। जैसे इस O से AB पर एक लंब डाल दिया, ये वाला, इसका नाम लिख देता हूं M, OM, और ये हो जाएगा ON। क्या क्या काम किया हमने? जो OM है वो परपेंडिकुलर यानी लंब डाल दिया किसके ऊपर? AB के ऊपर, तथा ON लंब डाल दिया हमने किसके ऊपर? CD के ऊपर। ये हमने दो लंब डाल दिए इसके अंदर। अब देखिए ये वाला जो हमने रचना में काम किया वापस देख लीजिए। केंद्र O को P से मिलाया और ये दो हमने लंब डाल दिए। अब मैं बात करता हूं इसके मेन पार्ट की, जहां लिखा जाता है उपपत्ति, प्रूफ। क्या लिखे जाएंगे प्रूफ में? सबसे पहले देखिए बहुत आसान सा काम है। क्या करना है? ये वाले जो दोनों छोटे छोटे दो त्रिभुज बनते हैं ना, यही त्रिभुज हमें सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। जो छोटे छोटे दिखने में परंतु काम इनका सबसे बड़ा यही है। इन दोनों को अगर आपने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया तो ये मान लो आपका 80% क्वेश्चन हो चुका है। इनको सर्वांग सम कैसे सिद्ध करेंगे? पहली लाइन मुझे एक यहाँ जरूरत पड़ेगी। कौन सी लाइन की? मैं यहाँ लिख देता हूं, वृत्त की समान जीवाएं, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। तो दो समान जीवाएं कौन कौन सी? एक तो जीवा AB और दूसरी जीवा CD। तो AB जो है वो केंद्र से कितनी दूरी पर है? OM दूरी पर है। और CD जो है वो ON दूरी पर है। ये दोनों हमारे पास बराबर है। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूं। मेरे पास में आ चुकी है समीकरण नंबर 1। यहां तक हमारा काम हो चुका। अब देखिए, अब हम और आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हमें क्या पता है कि वृत्त के केंद्र से, ये हमारा वृत्त का केंद्र, किसी भी बिंदु से या वृत्त का केंद्र से जीवा की जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है वो उसके ऊपर डाला गया लंब होता है, जो कि हमने रचना में लिखा था। ये इसके ऊपर लंब है, ये इसके ऊपर लंब है। ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का। पहली चीज, एक कोण 90 डिग्री हो गया। दूसरी चीज, OP बराबर OP, दो चीजें हो गई। तीसरी, OM बराबर ON, समकोण कर्ण भुजा, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से त्रिभुजों की बात हो रही थी। पहला त्रिभुज है OMP तथा दूसरा जो त्रिभुज है ONP। इन दोनों त्रिभुजों में मेरे पास पहली कंडीशन ये वाली है कि मेरे पास में जो एंगल बनता है OMP, जो एंगल है वो बराबर है ONP के। और ये मेरे पास में दोनों के दोनों जो एंगल है वो हमारे पास में 90 डिग्री के दिए हुए हैं। तो कितने दिए हुए हैं प्रिय विद्यार्थियों? हमारे पास में 90 डिग्री के दिए हुए हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज मुझे क्या करना है? हमारे पास में राइट एंगल हो गया। अब हाइपोटेनस यानी कि O से लेकर के P तक की दूरी, O से लेकर के P तक की दूरी के बराबर है। और ये वाला जो मामला सारा है वो हमारे पास में उभयनिष्ठ है। इसको कह सकते हैं उभयनिष्ठ, सर्वनिष्ठ या के दो। ये हमारे पास भुजा कॉमन है दोनों में। दो चीजें हो गई। तीसरा हमारे पास में कौन सा है? तीसरा हमारे पास लिखा है OM बराबर ON, समीकरण 1 से। यहां मैं लिख देता हूं कि OM बराबर ON, और इसका कारण है मेरे पास में समीकरण 1 से। हमारे पास में 3 रूल फॉलो हो रहे हैं। तो लिख सकता हूं मैं सर्वांग क्षमता के RHS नियम से, समकोण कर्ण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज हमारे पास में सर्वांगसम हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम? तो यहां हो जाएगा त्रिभुज OMP जो है वह सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ONP के। दोनों त्रिभुज हमारे पास में सर्वांगसम हो चुके हैं। और हमें पता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों की यह विशेषता होती है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग जो है सभी समान होते हैं।
सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग यानी कि इस त्रिभुज के सभी भाग दूसरे त्रिभुज के सभी भागों के बराबर होंगे। मैं केवल यहां यह लिखना चाहता हूं कि एन से एम पी बराबर एन पी, एम पी बराबर एन पी। तो देखिए यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए, यहां एक लाइन लिखनी है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, या आप डायरेक्ट लिख दो बाई सी पी सी टी। तो यहां मैं लिख देता हूं कि m से लेकर के p तक की जो दूरी है वो बराबर है किसके, n से लेकर के p तक की दूरी के। इसको मैं बना देता हूं समीकरण नंबर 2। ये मेरे पास आ गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण नंबर 2 जो है हमारा जो सिद्ध करना था वो वाला है, उसमें बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली। कैसे? अब मैं सबसे पहले ये लिखता हूं, मुझे प्रश्न में दिया गया था कि ए बी जो है वह बराबर है किसके, सी डी के। यहां लिख देना दिया गया है, ये हमारे पास में दिया गया है। यदि ए बी और सी डी बराबर है तो इनका आधा आधा भी बराबर होगा। यदि ए बी बराबर सी डी है तो ए बी का आधा सी डी के आधे के बराबर होगा। ए बी का आधा पार्ट कौन सा, बी एम और ए एम दोनों बराबर है। तो बाहर वाला बड़े वाला भाग में बड़े वाले भाग के बराबर बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां देखिए बी एम जो बराबर है वो मैं लिख देता हूं किसके, डी एन के। ठीक है, इसी के साथ ये मैं लिख देता हूं ए एम जो है वो बराबर है किसके, सी एन के। आप चाहो तो इन चारों को बराबर बता सकते हो, कंपल्सरी नहीं, ये अलग अलग है। ये चारों में बराबर क्यों बराबर है, ए बी का आधा यानी ये रहा दोनों, सी डी का आधा ये दोनों। यदि ए बी और सी डी खुद ही दोनों बराबर है तो उनके आधे आधे सभी मान बराबर होंगे। आप चाहो तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हो, आप चाहो तो सबको बराबर लिख सकते हो। यहां तक हो गया। और इस लाइन को मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 3। अब हमें जो चीज प्रूव करनी है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी, एक तो समीकरण नंबर 3 की और एक समीकरण नंबर 2 की। अब हम लगभग हमारा प्रश्न पूरा होने वाला है। तो देखिए किस प्रकार से, मेरे पास में बी एम की वैल्यू है, मुझे चाहिए बीपी। बीएम में क्या जोड़ना पड़ेगा, एमपी। बीएम में एमपी, बीएम में एमपी, ये रहा बीएम, ये रहा एमपी, यानी 3 नंबर ये वाला भाग, इस 3 नंबर में ये वाला 2 नंबर जोड़ देता हूं मैं। समीकरण नंबर 3 प्लस समीकरण नंबर 2। यहां लिखा है बीएम, क्या लिखा है बीएम, वहां लिखा है एमपी बराबर डीएन प्लस एनपी, ये हमने लिख दिया एन पी। इन दोनों को जोड़ो, बी एम प्लस एम पी बीपी, बीपी बराबर डीएन प्लस एन पी, डीएन प्लस एन पी डीपी। तो ये देखिए बीपी और डीपी दोनों बराबर है। तो ये देखिए यहां पर कौन सी डीपी लगाई गई है, बीपी बराबर डीपी। एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया। दूसरी चीज भी ये लिख देते हैं, मैंने यहां लिखा था एक तो समीकरण नंबर 3, ठीक है, ए एम और सी एन आ रहा है, ये रहा ए एम। मुझे क्या चाहिए, ए पी। ए एम नहीं चाहिए, एम केवल ए पी चाहिए। तो मैं 3 नंबर में से 2 नंबर को अबकी बार घटा देता हूं। पहले मैंने जोड़ा था तब ये आ गया, घटाऊंगा तो दूसरे वाला भी आ जाएगा। तो देखिए यहां मेरे पास लिखा है ए एम, इसमें से मुझे घटाना है एम पी, ये आ गया पूरा एम पी बराबर सी एन माइनस एन पी। ए एम में से एम पी घटाऊंगा तो मेरे पास यहाँ आएगा ए पी, और उधर मेरे पास में क्या आएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा मेरे पास सी पी। एक लाइन ये हमें सिद्ध करनी थी, एक लाइन ये हमें सिद्ध करनी थी। लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड, यानी कि इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से ये हमारा जो प्रश्न संख्या 21 है वो यहाँ कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो इस प्रश्न को जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अब हम आगे वाला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 के ऊपर देखते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न संख्या 22, परंतु जो प्रश्न संख्या 22 है वो एकदम लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। दिखने में थोड़ा घुमा हुआ प्रश्न जरूर है, पर उसको जब हल करेंगे वो उससे भी एकदम आधा पार्ट भी नहीं है, इसका आधा पार्ट भी नहीं है, उतनी आसानी से हम उसको हल कर पाएंगे। तो देखिए जो हमारा जो प्रश्न संख्या 22 है वो किस प्रकार का है। तब तक ये प्रश्न जो आपको किस प्रकार का लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहले प्रश्न की भाषा को समझते हैं। यदि एक त्रिभुज पी क्यू आर लिखा है, कोई भी एक त्रिभुज है एबीसी, तो उस त्रिभुज एबीसी में पी क्यू और आर जो है वो क्या दिए गए हैं, इसकी तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु है। वो कैसे, बीसी का मध्य बिंदु पी दिखा है, बीसी का मध्य बिंदु ये पी है। आगे बढ़ते हैं।
AC का मध्य बिंदु Q है, ये रहा AC, इसका मध्य बिंदु हमारे पास में Q है, और AB का मध्य बिंदु R है, ये AB का मध्य बिंदु R हो गया। ठीक है, मैं काम कर देता हूं, इन तीनों को आपस में मिला देता हूं। ये मैंने आपस में मिला दिया, इतना काम मैंने कर दिया। ये हमें इतना प्रश्न में दिया। इसी के साथ और दिया है, शीर्ष A से एक लंब डाला गया जिसका नाम है AD। तो यहाँ एक काम कर देता हूं, इस शीर्ष A से सामने वाली भुजा BC पर एक लंब डाल दिया AD, जो 90 डिग्री के कोण बनाता है लंब डालने पर। ठीक है, इतना डायग्राम हमारे पास प्रश्न में दिया गया है। तो सबसे पहला पार्ट, पहला चरण जो होता है, स्टेप, वो है दिया गया है। हमें इस प्रश्न में ऐसा क्या क्या दिया गया है जो हमें सॉल्यूशन को पूरा कंप्लीट करने में मदद करता है। तो लिख देता हूं, त्रिभुज ABC की भुजाओं, कौन कौन सी भुजाओं, BC, AC व AB के मध्य बिंदु क्रमशः, के मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट, मध्य बिंदु क्रमशः P, Q व R है। हमें क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC जिसकी तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु हमारे पास में P, Q और R दिए गए हैं। इसी के अलावा ये दिया गया है AD जो है वो परपेंडिकुलर है कौन सी भुजा पर, BC भुजा पर लंब है AD। इतना हमें दिया गया है। दूसरी स्टेप में हमें लिखना होता है कि सिद्ध करना है। दूसरी स्टेप क्या होती है, सिद्ध करना है। अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, हमें यह सिद्ध करना है कि जो हमारे पास में P, Q, R और D है, P, Q, R, D जो है वह चक्रीय चतुर्भुज है। या मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, हमारे पास P, Q, R, D जो है वह क्या होना चाहिए, चक्रीय यानी साइक्लिक होना चाहिए। चक्रीय का मतलब क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोण जो है संपूरक होने चाहिए। संपूरक अर्थात इसके आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए था। ठीक है, या दूसरे आप चक्रीय चतुर्भुज के रूल बता रहे हो तो वो भी आप बता सकते हो, कंपलसरी नहीं है। कई तरीके की क्वेश्चन को हल करने में हम वो वाला तरीका काम में लेंगे जो एकदम सही है, सुटेबल है और एकदम आसानी रहती है इसको याद रखने में। बहुत ही कम से कम लाइनों का प्रयोग करेंगे। ये प्रश्न जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है, तो हम 3 नंबर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। हम इसको बहुत ही ज्यादा लेंथी करने वाले नहीं है, बहुत ही एकदम शॉर्ट एंड स्वीट इसका आंसर लिखने वाले हैं। ये इसकी रचना में एक छोटा सा स्टेप है हमारे पास में कि मैंने R को D से मिलाया, तभी तो ये चतुर्भुज पूरा बन पाएगा। मैंने क्या किया, R D को मिलाया, R D को मिलाया। अब हमारा मेन पार्ट शुरू होता है यहां से उपपत्ति। तो देखिए किस प्रकार का है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी प्रश्न हो जिसमें कुछ भी हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया हो, उस प्रश्न में सबसे ज्यादा चीज ध्यान रखनी है कि ये वाला जो मैंने लिखा है उनका लिखने का जो सही सूटेबल तरीका होना चाहिए। सबसे पहले हमें लिखना होता है दिया गया हमें कुछ भी और नहीं लिखना होता है। हमें जो प्रश्न में दिया जाता है उसी को देख करके लिखना है, कुछ याद नहीं रखना। हमें क्या दिया गया था, P, Q और R जो है वो त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु है, ये मैंने लिख दिया। AD शीर्ष A से डाला गया लंब है, तो ये भी मैंने लिख दिया। उसके बाद में दूसरी स्टेप होती है सिद्ध करने की। सिद्ध करना जो होता है वो भी हमें प्रश्न में दिया गया होता है, यानी जितना भी हम लिख रहे हैं अब तक, ये डायग्राम जो बनाया मैंने वो भी जो प्रश्न में दिया गया था उसी के अनुरूप बनाया। अब तक मैंने एक लाइन लिखी है कौन सी, रचना वाली। और रचना वाली लाइन हमें सीधी सी ध्यान में आ जाएगी कब, जब हम लिखेंगे ये वाला एक चक्रीय है। चतुर्भुज कब हो पाएगा चक्रीय, जब चतुर्भुज की चौथी लाइन तो आनी चाहिए। तो मैंने इस लाइन को बना दिया, यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैंने अब तक जो भी लिखा है वो इस प्रश्न में दिए गए अनुसार लिखा है। अब मेरा जो आंसर है वो सही मायने में अब यहां से शुरू होता है। तो देखिए कितने लाइनों में ये आसानी से समाप्त होता है। तो सबसे पहले मैं एक लाइन लिखता हूं, वो आपको स्टेटमेंट बहुत ही अच्छे प्रकार से लर्न होना चाहिए। कौन सा स्टेटमेंट है, देखिए मैं यहाँ एक स्टेटमेंट लिख देता हूं। किसी त्रिभुज की, जो हमने 11th प्रश्नावली पढ़ी थी 11 नंबर, उसका स्टेटमेंट है, किसी त्रिभुज की
किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। आप इसको शॉर्ट एंड स्वीट लाइन में लिख सकते हो, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। वो आप आसानी से लिख सकते हो, कंपल्सरी नहीं आप यही लाइन लिखो। अगर आपको ये लाइन याद है तो आप लिख सकते हो, वरना सीधा लिख दो आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। हमने क्या लिखा, कोई भी एक त्रिभुज है, इसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदु। देखिए मैं इस त्रिभुज में ये वाली बात करता हूं, ये मेरे पास में एक त्रिभुज है, इस भुजा का मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु यहाँ Q है और यहाँ R, इन दोनों को मिला दिया जाए तो हमारे पास में ये जो लाइन आएगी कौन सी, हमारे पास में R से जो Q तक की जो दूरी है, ये वाली लाइन इस लाइन BC के समांतर है। किसके समांतर है, BC के। और सेम इसी प्रकार दूसरा कौन सा, यही वाला त्रिभुज ABC लिखा हुआ है, ये इसका मध्य बिंदु R, ये इसका मध्य बिंदु P, इन दोनों को मिलाने पर ये जो RP है वो AC के समांतर होगा। RP जो है वो किसके समांतर होगा, AC के। RP समांतर हो गया AC। अब इन दोनों को अच्छी प्रकार से देख लीजिए, हमारे पास में क्या लिखा गया, एक लाइन यहां से AC आ रही थी, इसको इसे मिलाया गया है। अब देखिए ये लाइन जो है, ये वाली R से लेकर Q तक की जो दूरी है, ये वाली इस पूरी लाइन के समांतर है। ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन के समांतर है। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से मैं कह सकता हूं कि मेरे पास में BPQR एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 व समीकरण 2 से चतुर्भुज BPQR एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए हमने क्या लिखा, सबसे पहले ये वाला केवल आधारभूत समानुपाती प्रमेय से, और ये एक लाइन हो गई। दूसरी लाइन मैंने लिख दिया ये वाला एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो है वह समान होते हैं, यानी कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2। तो यहां मैं लिख देता हूं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2। ये मेरे पास आ गई समीकरण नंबर 3। 3 समीकरण हो चुकी है। अब मैं आगे की और बात करता हूं। अब देखिए एक चीज आपको समझनी है अच्छी प्रकार से, उसी एक लाइन पर ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा होता है। कौन सी लाइन है वो देखिए, यहां पर मेरे पास में एक त्रिभुज बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ADB त्रिभुज की बात करता हूं। ADB, चाहे आप दूसरा वाला त्रिभुज ले लो, ADC, दोनों में से कोई एक त्रिभुज लेना है। इस त्रिभुज में इसका मध्य बिंदु है मेरे पास में R, और ये वाला जो एंगल है मेरे पास में समकोण है। हमें पता है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तीनों लाइनें बराबर होती है। तो देखिए यहां मैं लिख देता हूं, समकोण त्रिभुज ADB में, अगर आप याद रख सकते हो तो लाइन लिख देना, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु त्रिभुज की तीनों शीर्षों से, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है। अगर याद नहीं है तो डायरेक्ट लिख दो, समकोण त्रिभुज ADB में हम कह सकते हैं कि RB बराबर RD, RB बराबर RD, ये दो ही लाइनें काम आ रही है। आप तीसरी लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर ये लाइन इस लाइन के बराबर, तुम इसको देखिए एक साइड मिनट के लिए,
क्लियर कर देता हूँ। ये वाला त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं समान है। अगर दो भुजा समान है तो दो कोण भी तो समान होंगे रे लाडलो। ये वाला जो कोण इसको 1 नंबर दिया हुआ है, इसको भी कोई ना कोई नंबर दे देते हैं। मैं नंबर इसको 3 दे देता हूँ क्योंकि 2 नंबर वो दिया हुआ है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, मेरे पास में आ जाएगा कि अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 3, कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 3, समीकरण नंबर 4, 1 बराबर 3, समीकरण नंबर 4। अब देखिए यहां तो लिखा 1 2 बराबर, यहां लिखा 1 3 बराबर, तो 3 और 4 से क्या कहेंगे, समीकरण 3 व समीकरण 4 से, 3 व 4 से। यहाँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये तीनों बराबर हो जाएंगे। कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2 बराबर कोण नंबर 3, यहां तक हमने बता दिया। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखिए इसमें भी मैं बना देता हूं। ये इसको हमने कोण नंबर 3 नाम दिया है। इधर जो कोण बनता है कौन सा, आर डी पी, आर डी पी, ये आर ये डी, ये इधर 3 है, इधर को नंबर दे देता हूं 4 नंबर। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूं, इसको मैंने 4 नंबर दे दिया। क्या मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं, कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 4, दोनों का योगफल मेरे पास में 180 डिग्री है। ये दोनों जो कोण है वो मेरे पास में लाइन पेयर एंगल है, यानी कि रेखिक कोण युग्म। कौन से कोण है, रेखिक कोण युग्म, लाइन पेयर एंगल। ठीक है, अब मेरे पास में 3 और 4 बराबर, इन दोनों का योगफल जो है वो 180 डिग्री आ गया। क्या मैं कह सकता हूं 3 मेरे पास 2 के बराबर है, ये रहा मेरे पास 3 और 2 दोनों बराबर आए थे। 3 की जगह में लिख देता हूं 2, 4 की जगह रहेगा 4, बराबर मेरे पास में आ गया 180 डिग्री। अरे ध्यान से देखिए, हमें यही वाली चीज सिद्ध करनी थी। कैसे, अभी देखिए ये वाला जो चतुर्भुज है हमें ये चक्रीय बताना है। कैसा बताना, चक्रीय। ये इसके सम्मुकोण, सम्मुकोण यहाँ संपूरक आ गए। अगर सम्मुकोण संपूरक है तो हम कह सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि ये वाला जो कैसा है, चक्रीय है। इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर डी एक साइक्लिक है। कैसा है, चक्रीय दिया गया है, चक्रीय है। और लास्ट में हमें लिखना होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इति सिद्धम। क्या लिखना होता है, हैंस प्रूव्ड। ये लिखना कंपलसरी है। तो देखिए इस प्रकार ये हमने प्रश्न संख्या 22 भी यहाँ कंप्लीट किया है। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 23 की। जो हमारा प्रश्न संख्या 23 है वो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है और पेपर में आने योग्य प्रश्न है। तो तब तक आप ये बताइए कि ये वाला जो प्रश्न है आपको किस प्रकार का लगता है। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और जल्दी से कमेंट करें और साथ साथ इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अब हम उससे आगे वाला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23, उसके बारे में चर्चा करते हैं। 23 नंबर प्रश्न हमारे पास में क्या दिया हुआ है, प्रश्न लिखा गया है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। ये वाला मैंने मान लिया कोई एक समांतर चतुर्भुज है, ये इस प्रकार का नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। जैसे कुछ कहीं पर भी नाम हो सकता है, ए बी सी और डी। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इस समांतर चतुर्भुज की विशेषता यह है कि ए और बी से होकर के एक वृत्त गुजरता है। क्या होता है, ए और बी से होकर के एक वृत्त निकलता है इस प्रकार से। ये मैं मान लेता हूं यहां कोई एक वृत्त होगा इस प्रकार का, ए और बी से होकर के गुजरता है। ये हमने मान लिया इस प्रकार का कोई वृत्त बनता है। यहाँ ए बी आ गया, ए और बी से अगर ये वृत्त होकर के गुजरता है तो क्या बोला, ये वृत्त जो है वह एडी को बिंदु पी पर स्पर्श करता है और बीसी को बिंदु क्यू पर स्पर्श करता है। ये दो बिंदु आ गए हमारे पास में, पी और क्यू। पी और क्यू दोनों बिंदु आने के बाद में अब हमें क्या लिखना है, मैं काम करता हूं P को Q से मिला देता हूं। क्या काम किया मैंने, P को Q से मिला दिया। सिद्ध कीजिए कि हमारे पास में जो आता है PQCD, कौन सा, PQCD, यह वाला एक चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। या फिर ऐसा कहूं कि यह एक चक्रीय होने वाला है
साइक्लिक होने वाला है, तो सबसे पहली चीज मुझे लिखनी होती है कि दिया गया है। हमें इस प्रश्न में क्या दिया गया है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD, यहां लिख देता हूं समांतर चतुर्भुज ABCD में, समांतर चतुर्भुज ABCD में AB और CD से होकर एक वृत्त इस प्रकार से गुजरता है, A व B से होकर एक वृत्त इस प्रकार गुजरता है या इस प्रकार खींचा जाता है, इस प्रकार खींचा जाता है, ड्रॉ किया जाता है कि वह AD व BC को क्रमशः P व Q पर प्रतिच्छेद करता है। कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद करता है, P और Q के ऊपर प्रतिच्छेद करता है। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। हमारा दूसरा स्टेप होता है सिद्ध करना है, प्रूव दैट। हमें क्या सिद्ध करना है वो देख लीजिए। हमें ये बताना है कि PQCD एक क्या है, चक्रीय है। क्या है, चक्रीय। या फिर आप उसको दूसरी भाषा में भी बता सकते हो। क्या बता सकते हो कि एंगल P + C बराबर 180 और Q और D इन दोनों का योगफल भी 180 होगा। तो देखिए अब मैं बात करता हूं उपपत्ति की। रचना में आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि मैंने P को Q से मिलाया। उपपत्ति का सबसे पहला काम है कि ये वाला जो एंगल है, एंगल नंबर 1, ये वाला एंगल नंबर 2, एक नंबर बराबर 2 नंबर के, क्योंकि यह एक समांतर चतुर्भुज है। एक नंबर बराबर 2 नंबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो इतना ठीक है। अब दूसरी बात, यहां देखिए ये वाला कोण नंबर 2 है, इसको मैं दे देता हूं कोण नंबर 3, इसको दे देता हूं कोण नंबर 4, ये वाला कोण नंबर 5 और ये वाला कोण नंबर 6। मुझे यहां से ऐसा पता है कि मेरे पास में जो AD है वो समांतर है कौन सी लाइन के, BC के। ये दोनों लाइनें जो है आपस में समांतर है। तो यहाँ देखिए 3 और 6 बराबर हो जाएंगे। यहाँ एंगल नंबर 3 बराबर एंगल नंबर 6, कोण 3 और 6 बराबर है, तथा कोण 4 और 5 बराबर है। कोण 4 बराबर कोण 5, इनका दोनों का कारण है अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। यह दोनों जो कोण है वो कैसे हैं, एकांतर कोण है। तो मैं देखिए यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मुझे क्या प्रूव करना था कि PQCD जो है वो एक चक्रीय है। तो मैं यहाँ से ऐसा लिख देता हूँ, देखिए कोण 2 और 4 जो है मेरे पास में, एंगल नंबर 2 एंगल नंबर 4, कोण 2 प्लस कोण 4, इन दोनों का योगफल हमारे पास में लेकर के आना। यहाँ लिख देता हूँ, देखिए 2 + 4 180 डिग्री का बताना है। या फिर आप ऐसा बता दो कि ये वाला 6 है, ये नंबर 7, कोण नंबर 6 प्लस कोण नंबर 7, इनका योग भी 180। आपके पास 3 लाइन है, 2 तो ये वाली, 1 ये लाइन, तीनों में से कोई भी एक लाइन लिख सकते हो यहाँ पर सिद्ध करना में। तो देखिए जैसे मुझे सिद्ध करना है तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 और 5, कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 5, इन दोनों का योगफल है आपके पास में 180 डिग्री। कितने डिग्री है, 180 डिग्री। एक नंबर आपके पास बराबर है 2 नंबर के बराबर, एक नंबर बराबर है किसके, 2 नंबर के। 5 नंबर बराबर है 4 नंबर के, 5 नंबर बराबर है 4 नंबर के। ये हमारे पास आ गया 2 + 4 बराबर 180 डिग्री। और इसको आप समीकरण नंबर दे दो, ये वाला मेरे पास समीकरण नंबर 1 और इसको दे दो समीकरण नंबर 2। तो इसका कारण हो गया मेरे पास समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से मैंने लिख दिया कि PQCD के सम्मुख कोण जो है वह संपूरक है, इसलिए PQCD एक क्या है, चक्रीय है। क्या है हमारे पास में, साइक्लिक है, चक्रीय है। लास्ट में हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। इस प्रकार ये हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23 यहाँ कंप्लीट होता है।
ये प्रश्न आपको किस प्रकार का लगता है कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताएं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। हमारे इस चैनल मैथ्स टॉपिक पर आपको प्रतिदिन गणित विषय के नए नए वीडियो मिलते रहते हैं। अगर आपके कोई रिश्तेदार, कोई भैया बहन या कोई भी आपके क्लास 12th मैथमेटिक्स में भी अध्ययन करता है तो उसके भी वीडियो हमारे इस चैनल पर प्रतिदिन मॉर्निंग टाइम में तो हमारे पास में कौन सा 10th क्लास का अपलोड किया जाता है और इवनिंग टाइम में डेली का 5 बजे कक्षा 12 विषय गणित का वीडियो अपलोड किया जाता है। तो सभी को जरूर सूचित करें। वीडियो को देखने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के एक वीडियो के साथ कल। थैंक यू, धन्यवाद।